हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे तो आइए देखिए। व्हाट विल बी वी विल लर्न इन दिस लेक्चर। सो वी विल लर्न दीज थिंग: सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, द थ्री केसेस ऑफ द सेम, इंटरफेरेंस, स्टेशनरी वेव्स एंड बीट्स। तो इसी बात पर हम कंसंट्रेट करेंगे इस लेक्चर में कि क्या होती है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और कौन कौन से केसेस में होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट दैट। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन का क्या मीनिंग? पोजीशन की बात हो रही है। इट मीन्स वेव्स आर कमिंग इन द सेम मीडियम। कितनी वेव्स? दो हो सकती, दो से ज़्यादा ना। सो लेट्स राइट दैट सुपरपोजिशन ऑफ waves. When two or more waves कैसी waves? Traveling waves pass through a medium at same instant. Instant means at same time. This is called superposition of waves. So when two or more waves, traveling waves only pass through a point in a medium at the same instant, this is called superposition of, then it is called superposition of waves. So आप ऐसे देख लो कि हमारे पास कोई सोर्स है, ये सोर्स क्या इमिट कर रहा है? रेडिएशंस, ओ वेव्स इमिट कर रहा है। वेव्स आर ट्रैवलिंग, so there are number of waves which are going along this direction. So suppose we bring another source here. Suppose this is the source. If we bring another source here, यहाँ से कोई और सोर्स आ जाता है, say S डैश, वो भी क्या कहता है कि मैं भी इस मीडियम में अपनी रेज वेव सेंड करूँगा, तो वो इस तरफ सेंड करनी शुरू कर देता है। तो क्या देखते हैं हम इस पे? दिस इज द रीजन। इस रीजन में क्या हो रहा है हमारे पास? यहाँ पर आप देखिए तो इसकी वेव्स एस, जो हमारे पास साउंड कह लो या सोर्स कह दिया, और एस डैश, दोनों सोर्सेज की तरफ से वेव्स आ रही हैं, दोनों एक ही मीडियम से पास कर रही हैं, एक पोजीशन में पास कर रही हैं। अब पार्टिकल मीडियम के क्या करेंगे? दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू बोथ ऑफ दीज वेव्स। आपने पढ़ा है ना, पार्टिकल्स आर देयर, ऐसे पार्टिकल्स हैं। व्हेन ए वेव ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम, जब वेव जाती है, दीज पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशंस। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, वहीं पर ये ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वेव। अब एक वेव कह रही ऐसे वाइब्रेट करो, दूसरी आगे कहते नहीं ऐसे वाइब्रेट करो या किसी और डायरेक्शन में वाइब्रेट करो, तो क्या what would happen in that case? So that phenomena is called superposition of waves. अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका कौन सा प्रिंसिपल होगा जो इसको डिटेक्ट करेगा? सो लेट अस राइट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा फिर? इसका प्रिंसिपल क्या है? when two or more waves pass through the medium at the same time,
the resultant displacement of medium particles is the algebraic sum of displacements due to each wave। तो ये प्रिंसिपल डिटेक्ट करता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा वेव्स आ जाएं तो किसी पोजीशन पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल की वो कैसे होगी, वो दोनों वेव्स के जो अलजेब्रिक सम होगा उस पर डिपेंड करेगी। ये प्रिंसिपल हमारा काम कर रहा है। अब वेव्स एक जैसी नहीं हो सकती। वेव्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? दे हैव सम स्पीड, दे हैव फ्रीक्वेंसी, दे हैव वेवलेंथ। सो व्हाट आर द डिफरेंट केसेस? तो आप ये नोट कर लो प्लीज़ पहले। There can be 3 cases। कौन से हो सकते हैं? नंबर 1, when the waves when the two waves have same frequency and are traveling in the same direction। तो तब क्या होगा? It will lead to interference। तब उसे कहेंगे हम इंटरफेरेंस। अगर ऐसा आ जाए दो वेव्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और डायरेक्शन की भी सेम है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। दूसरा केस क्या हो सकता है हमारे पास? व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी but coming in traveling in opposite directions, but traveling in opposite direction, it will lead to स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। स्टेशनरी वेव्स कह दो या आप कह दो स्टैंडिंग वेव्स। एक और केस हो सकता है हमारे पास। अब क्या है, कौन सा केस है? फ्रीक्वेंसी सेम है बट डायरेक्शन क्या आ गया? अपोजिट। तो अब कौन सा फिनोमेना होगा? दैट विल बी कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स। थर्ड केस क्या है? व्हेन टू वेव्स of slightly different frequencies are traveling in same direction, it will lead to phenomena of beats।
तो बीट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे वहाँ पर। सो जो तीन ही मेन केसेस हमारे पास हैं जब वेव्स किसी मीडियम से पास करती हैं। सो वी आर डिस्कसिंग दीज थ्री केसेस। सो चले पहले शुरू करते हैं हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या है? किसी की दूसरे के काम में इंटरफेयर करना। तो पहली वेव काम कर रही थी हमारा मीडियम में, पार्टिकल्स को वाइब्रेट करा रही है। वहीं पर दूसरी वेव आ रही, तीसरी वेव आ रही है, वो भी इनको वाइब्रेट कराना चाह रही है। तो क्या देयर इंटरफेयरिंग इन द टास्क ऑफ ईच अदर। क्लास में एक टीचर टीच कर रहा है, दूसरा टीचर कहता है मैं भी आके पढ़ाना शुरू कर दूँ। व्हाट वुड हैपन? दे विल इंटरफेयर विद कम्युनिकेशन ऑफ ईच अदर। सो पहला फिनोमेना हम देखते, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। When two waves of same frequency travel in the same direction, through the medium, the phenomenon of interference takes place. ये क्या होता है? इसे द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ऐसे लिखता हूँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी redistribution of energy in the medium when two waves of same frequency traveling in the same direction. The redistribution of energy in the medium when two waves of same frequency travel in the direction, travel in the same direction is called interference. At some regions they will reinforce each other and in some regions they cancel effect of each other. कई जगह ऐसी हो गई जहाँ ये आपस में रीइंफोर्स करेंगी, आपस को ऐड ऑन करेगी, एक दूसरे काम को और बेहतर करेगी। देयर आर सम प्लेसेस वेयर दे विल कैंसल इफेक्ट ऑफ ईच अदर। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? सो डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर आर टू केसेस। सो इंटरफेरेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स।
कितनी टाइप्स इंटरफेरेंस की? 2 टाइप्स है हमारे पास। Interference is of 2 types. Number 1, constructive interference. When 2 waves are in same phase, are in phase, या are of same phase, are in phase with each other. Then क्या होगा? अगर 2 वेव्स आ रही हैं जो सेम फेज में है, उसका मीनिंग क्या है? Then trough of one falls over trough of other, and crest of one wave falls on crest of other wave. ये बात होगी। In this case, net amplitude becomes large, and so intensity is enlarged, तो इंटेंसिटी भी इसकी बढ़ जाएगी। कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा है? हमारे पास 2 वेव सेम फेज में आ रही हैं, उनका मीनिंग, उसका मीनिंग क्या? एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पर आ रहा है, एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पर आ रहा है, तो ये एक दूसरे को ऐड ऑन कर रही हैं, तो उससे क्या होगा? एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। अभी आप इसको ग्राफिकली देखते हैं, आप इसको नोट कर लो। इसका मीनिंग क्या हमारे पास? ये ऐसी बात हमारे पास हो रही है, एक वेव हमारे पास आ रही है, मान लीजिए टाइम रीजन्स हम बना लें यहाँ पर। इसमें क्या कह रहा हूँ? टाइम रीजन। इस तरह हम लेते हैं टाइम को, तुम्हारा टाइम को 1 के साथ 2, 3 ऐसे 4 एंड सो ऑन। ऐसे वेव ड्रा करनी आसान हो जाएगी आपके लिए। ऐसे कोई एम्पलीट्यूड हमारे पास आ रहा है, ऐसी वेव, जिसका एम्पलीट्यूड कितना? A1। इस एम्पलीट्यूड की वेव हमारे पास आ रही है। दूसरी वेव भी सेम है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम होने का मीनिंग सेम नंबर ऑफ वेव्स आर देयर एट द सेम टाइम। तो मान लो ऐसी कुछ वेव आ रही है, उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं हम। लाइन ड्रा कर लो। ऐसी वेव आ रही है, इसका एम्पलीट्यूड मान लो आप A2 है। अब दोनों वेव्स को हमने सेम टाइम पर क्या कर दिया? मीडियम से पास कर दिया हमने। तो क्या हो गया इस समय? ये क्या है इसका? क्रेस्ट, द रीजन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड क्रेस्ट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रफ। सो ट्रफ पर ट्रफ आ रहा है, ये क्रेस्ट, क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ रहा है, ट्रफ पर ट्रफ आ रहा है। ऊपर की तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम कहते हैं क्रेस्ट, नीचे की तरफ जो उसे हम कहते हैं ट्रफ।
तो क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ रहा है, ट्रफ पर ट्रफ आ रहा है, तो क्या होगा, एडिशन विल टेक प्लेस। सो दिस एम्पलीट्यूड बिकम्स A1 प्लस A2। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास, एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दोनों वेव्स सेम फेज में आ रही हैं, एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पर फॉल करे, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पर फॉल करे, तो दे डिस्प्लेसमेंट्स विल ऐड अप टू ईच अदर। तो पहली वेव कह रही थी पार्टिकल को तुम मान लो इतनी दूर जाओ, दूसरी कहती तुम इतनी दूर जाओ। अब दोनों इकट्ठी आ गई हैं तो कहते क्या कहेंगे ऐसे, नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी इंक्रीज। जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें एक इंटेंस बीम मिलेगी जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। ऐसे भी हो सकता है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है हमारे पास, टू वेव्स आर आउट ऑफ फेस विद ईच अदर, या अपोजिट फेस में आ रही हैं अपने पास, देन दे विल कैंसल इफेक्ट ऑफ ईच अदर। अब एक दूसरे को अपोज करेंगी, वो कैसे, तो सेकंड केस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो कैसा होगा, when two waves are in opposite phase, उसका मीनिंग क्या, then crest of one falls over the crest of other, and trough of one falls over the trough of other. In this case, they will cancel effect of each other, and net displacement is difference of individual displacements. Such interference is called destructive इंटरफेरेंस। तो क्या देखा आपने, आप ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही हैं, तो दे विल ट्राई टू कैंसिल इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को कम करने की कोशिश करेंगी, तो नेट रिजल्ट क्या हमें मिलेगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कम हो जाएगी और उससे इंटेंसिटी भी क्या फॉल कर जाएगी। तो इसे ग्राफिकली हम देखते हैं बनाकर। बिल्कुल जैसे पहले हम कर रहे थे, ऐसे एक लाइन लगा दी यहाँ पर, एक यहाँ पर हमने और लगा दी, टाइम ब्रिजेस बना लेते हैं यहाँ पर।
ये डिस्प्लेसमेंट आ गई A1, एक और हमारे पास आ गई ऐसे इसे हमने कह दिया A2, सॉरी। अब हमने क्या करना, उनको आउट ऑफ फेस करना। उसका मीनिंग क्या, एक का टर्फ दूसरे का क्रेस्ट, ऐसे। तो वेव कुछ ऐसे बनेगी, इस बार बिल्कुल ऑपोजिट फेस में आ रही है। क्या आपने देखा, ए का क्रेस्ट दूसरे कौन सा ट्रफ आ रहा है, इसका क्या A2, ए का क्रेस्ट है दूसरे का ट्रफ है। तो क्या कह रहे हैं मीडियम पार्टिकल को, पहली वेव कह रही इस तरफ जा इतना, दूसरी कह रही इस तरफ इतना जा, तो क्या मिलेगा नेट। सो नेट वुड बी इन दिस डायरेक्शन, इतना डिक्रीज कर दो इसमें से, इतना बच जाएगा हमारे पास, ऐसा आएगा। सो दे आर कैंसलिंग इफेक्ट ऑफ ईच अदर इन दिस केस, दैट इज़ वाई नेट जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन उसका एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा हमारे पास। हम मुझे ऐसे कह सकते हैं हमें ऐसी चीज़ मिल रही है, ऐसी। अब देखो कौन सी बड़ा, इसमें कौन सा है उसकी डायरेक्शन लेनी है हमने, ये बढ़ा लिया हमने ना। सो वी हैव टू टेक दिस डायरेक्शन ऐसे। दिस इज A2 माइनस A1, जो भी बड़ा हो ना उसमें से आप कम कर दो, मीन डिफरेंस हमने लेना। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीज, नेट एम्पलीट्यूड इज डिक्रीज, सो नेट इंटेंसिटी गेट डिक्रीज। ऐसे में दे आर डिस्ट्रक्टिव। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होता, ये भी A1 ये भी A1 होता, तो क्या होता था, इक्वल होने के कारण ये बिल्कुल फ्लैट हो रही है यहाँ। तो फ्लैट होने के साथ एम्पलीट्यूड बिकम जीरो, इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो दे हैव डिस्ट्रॉयड इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दैट इज़ वाई द नेम इज़ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में दो केस हो सकते हैं, अगर तो इन द सेम फेस आ रही हैं तो दोनों सुपर इम्पोज करेंगी, वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और जहाँ पर दे आर आउट ऑफ फेस विद ईच अदर, अपोजिट हैं, वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। दे विल ट्राई टू डिक्रीज इफेक्ट ऑफ ईच अदर। पहला केस हमने कर लिया। अब दूसरा कौन सा हमारे पास, स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स विच इज़ नॉट मूविंग। अब ये कौन सी वेव्स हैं, स्टेशनरी वेव्स, और उसका नाम क्या हम कहते हैं, स्टैंडिंग वेव्स, जो खड़ी रहती हैं। अब ये कैसे बनेंगी, इफ टू वेव्स, कौन सी ट्रैवलिंग वेव्स ले लें हम ना, ट्रैवलिंग चलने वाला एक तो दूसरे, टू ट्रैवलिंग वेव्स of same frequency are moving in opposite direction along the same line a new type of waves arise in the medium called standing or stationary waves। कुछ ऐसा बात हमारे ऐसी बात हो रही है हमारे पास कि मान लो यहाँ पर हमने कोई थ्रेड वगैरह लिया है, उसको एक तरफ से टाई कर दिया, इस तरफ से हम वेव को सेंड कर रहे हैं, वेव जा रही है इस तरफ और रिफ्लेक्ट होकर वहाँ से आ रही है हमारी तरफ। तो क्या होगा, एक वेव जा रही है एक वेव आ रही है, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। अब एम्पलीट्यूड भी क्या दोनों का, सेम। सो व्हाट वुड हैपन,
जितनी डिस्टर्बेंस लेफ़्ट से राइट जा रही है उतनी डिस्टर्बेंस राइट से लेफ़्ट आ रही है। एनर्जी किस तरफ जा रही है? जितनी एनर्जी जा रही उतनी एनर्जी आ रही है। तो किसी तरफ एनर्जी नहीं जा रही तो दैट इज़ वाई द नेम इज स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। इसमें भी आप ऐसे रीजन बनाने की कोशिश करो। मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट हमारा एक रीजन, थोड़े बड़े कर दो, इसमें आपको शो करते हैं कैसे सो। अब क्या और हमारे पास कोई वेव ऐसे गई, जहाँ से मान लो एक वेव दो वेव ऐसे चलेगी, जहाँ से रिफ्लेक्शन होगी, ऐसे आ रहे। कोई ऐसी वेव गई, तो ऐसे वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ रही। सच रीजन्स वुड बी डेवलप, ऐसे रीजन बन जाएंगे हमारे पास विच आर वाइब्रेटिंग इन द मीडियम। पार्टिकल्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आप देख लो, इसे मैं कहता हूँ ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट हमारे पास, ये सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, मान लो ऐसे ई पॉइंट है। सो पॉइंट्स A, B, C, D, E and so on are called nodes. And nodes amplitude of vibration is 0. तो जहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है, ये पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर रहे इस जो यहाँ पर है ए बी सी डी पर, ये बेचारे ऐसे रह गए, बाकी वाइब्रेट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर भी पॉइंट्स हमारे पास, ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? हम कहते हैं ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। ये पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं। ये कैसे पॉइंट हम कहते हैं? एंटी नोड्स। इन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो पॉइंट्स जैसे आगे हमारे पास, दूसरा क्या है? ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। बेसिकली यहाँ पर बने ना पॉइंट्स आर कॉल्ड एंटी नोड्स। एट एंटी नोड्स क्या होगा? एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। यहाँ पर बिल्कुल 0 जहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है हमारे पास। और क्या देख रहे हैं? दीज रीजन्स आर वाइब्रेटिंग। जो कंजक्टिव रीजन्स हैं वो अपोजिट वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर ये वाइब्रेट नीचे की तरफ आ रहा है तो ये इस तरफ अब ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरफ से ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे आ रहा है इस तरफ, ये फिर ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, एंड सो ऑन। दे आर वाइब्रेटिंग लाइक दिस। तो देखो कहीं पर कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो वाइब्रेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जो यहाँ पर होंगे दोनों के बीच में इनका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा, और ये जहाँ पर होगा ये थोड़ा कम कर रहे हैं। जैसे जैसे हम नोड के पास आ रहे हैं वैसे वैसे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन गेट्स डिक्रीज। अब क्या से स्टैंडिंग को कह रहे हैं? जितनी एनर्जी लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है उतनी राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रही है। तो आप कह सकते हैं एस द एनर्जी moving from left to right
is equal to energy moving from right to left. So there is no net flow of energy in any direction. Thus, such waves are called stationary waves. तो जी ऐसा केस हमारे पास आ गया। दूसरा केस, जब दो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है बट डायरेक्शन क्या उनकी अपोजिट है, तो दे जितनी एनर्जी लेफ्ट से राइट जा रही, राइट से लेफ्ट आ रही, तो ऐसे रीजन्स में आ जाते हैं हमारे पास वाइब्रेशंस के। कहीं पर नोड है, कहीं पर एंटी नोड है। जहाँ पर दो नोड्स हैं उनके बीच में एक एंटी नोड है, और जो दो एंटी नोड है उनके बीच में एक नोड है हमारे पास। नोड पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, एंटी नोड पर मैक्सिमम है। एक रीजन जो नीचे की तरफ वाइब्रेट करेगा, दूसरा अप की तरफ वाइब्रेट। सो द वाइब्रेशन इन द नेबरिंग रीजन्स इज अपोजिट टू ईच अदर। इससे ज़्यादा बातें इसमें हो रही हैं। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड केस। वो कौन सा है? फिनोमेना ऑफ बीट्स। इसे नोट कर लो आप। थर्ड, beats the phenomenon of redistribution of energy when two waves of slightly different frequencies move along the same direction is called beats। क्या होगा? जब टू वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? स्लाइटली डिफरेंट, डायरेक्शन क्या पर सेम है, तो क्या होगा? बीट्स विल बी प्रोड्यूस इन दैट रीजन। वहाँ पर हमारे बीट्स बनने शुरू करेंगे। तो क्या होगा? तो देयर इज पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी कह लो और लाउडनेस। So there is periodic rise and fall in the intensity of loudness. So ये फिनोमेना हमारे पास ऐसे बन के आएगा। सो देखते हैं कैसे बनता है, ऐसे ग्राफिकली हम देखते हैं। सो नोट कर लिया आप? लेट अस रब इट।
मान लो ऐसी वेव्स हमारे पास आ रही हैं, इसमें हमें और पार्ट्स करके देख लो। ये ऐसी वेव जा रही है, दूसरी थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ा दो इसकी, ऐसे इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या ज़्यादा आ रही है। तो जब सुपर इम्पोज करेंगे आपस में तो व्हाट वुड हैपन, देयर आर चांसेस। जैसे आप देखो यहाँ पर यह शुरू में क्या दोनों का एम्पलीट्यूड लगभग सेम आ रहा है ना, ओ फेस, तो ये यहाँ पर ज़्यादा होगा रीजन। अब जैसे आगे जा रही है, दे आर गेटिंग आउट ऑफ फेस विद ईच अदर। जहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, फेस कम हो रहा है बिल्कुल उनका। तो ऐसे मूव करते कम होते होते ये जिस रीजन पर क्या जाकर होगा, बिल्कुल ये इंटेंसिटी फॉल कर जाएगी फिर रीजन पर। फिर धीरे धीरे क्या होगा, इस रीजन पर आ रहे हैं हम, फिर यहाँ पर इंक्रीज़ होगा, ऐसे फिर कम फॉल होते हैं, फिर इंक्रीज़, फिर फॉल, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। सो यू सी दैट देयर आर रीजन्स वेयर इंटेंसिटी गेट्स सडनली राइज। जब इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ जाती है, ऐसे रीजन्स आते हैं। कहीं पर बिल्कुल इंटेंसिटी कम कर जाते हैं एम्पलीट्यूड, तो रीजन फॉल कर जाता है, यहाँ पर इंटेंसिटी बिल्कुल लो हो जाएगी। सो ये इंटेंसिटी का बढ़ना, कम होना और फिर बढ़ना, ये दोनों के रीजन्स आगे बीच में, दिस इज कॉल्ड वन बीट। इसे हम एक बीट कहते हैं। सो ये तभी होगा पॉसिबल जब उनकी क्या फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है। हमें कब बीट सुन सकती है, जब फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से कम का डिफरेंस हो। इससे ज़्यादा का डिफरेंस हो तो हमारी आई जो एयर्स हैं वो सेंसिटिव नहीं है, बिकॉज दे कैन हेयर ओनली अप टू 1/10 सेकंड। इतने टाइम के अंदर अंदर एक बीट के बाद दूसरी आ जाए तो हमारे कान दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अभी ये पहले वाली आवाज़ है, ये दूसरी आवाज़ है। उससे कम समय में आना शुरू हो जाए, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए, तो फिर हम बीट्स का डिफरेंस आप हमारे कान सुन नहीं सकते। बीट्स तो होगी बट हमें वो सुनाई नहीं देगी। सो फ्रीक्वेंसी, अब बीट की फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आपने क्या देखा, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है दोनों की, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। क्यों कम होती है, कि ये दोनों के डिफरेंस से बन रही है हमारे पास। तो ये नोट कर लिया आपने, सडन राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ लाउडनेस इन द रीजन इज कॉल्ड फिनोमेना ऑफ बीट्स। इसे हम फिनोमेना ऑफ बीट्स कहते हैं। If N1 and N2 are frequency of two waves, then frequency of beats is given by n इज इक्वल टू n1 माइनस n2। दोनों का डिफरेंस का जो होगा दैट विल गिव द फाइनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट्स। तो दीज आर द 3 केसेस इन द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो क्या हमने देखा, अगर 2 वेव्स आ रही हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सेम रीजन में, तो देयर कैन बी मेजर 3 केसेस। हम समझने के लिए 2 वेव्स लेते हैं। पहला केस कैसा था, जिसमें हमें इंटरफेरेंस दिखाई दे रही है, वो कब आती है, जब 2 वेव्स जा रही हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो देयर में बी 2 केसेस। अगर तो वो बिल्कुल आ रही हैं फेज़ में, एक का क्रैश दूसरे क्रैश पर आ रहा है, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पर आ रहा है, दे विल रीइंफोर्स ईच अदर, एक दूसरे को एडअप करेंगी और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऑन द अदर साइड व्हेन देयर इज द अपोजिट फेस का मीनिंग क्या है, एक का क्रैश है दूसरे का ट्रफ आ रहा है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगी, तब एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा तो इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी हमारे पास। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या बनता था, एक वेव इस तरफ से आ रही है, एक इस तरफ से आ रही है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, बट क्या रन में
उनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो जितनी एनर्जी लेफ्ट से राइट जा रही है उतनी राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है, तो स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म देयर। सो नोड्स बनते हैं, एलडी नोड्स बनते हैं ना, वो रीजन आ गया। और तीसरा रीजन कौन सा हमारे पास है, ये केस बीट्स वाला केस, जब उनकी फ्रीक्वेंसी में हल्का सा डिफरेंस हो तब ऐसे रीजन्स बन जाते स्पेस में। ऐसी बात आती कहीं पर तो इसकी इंटेंसिटी सडनली हाई हो जाएगी, तो टाइम में कभी थोड़ी देर बाद उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल फॉल कर जाएगी। सो सच फिनोमेना इज कॉल्ड बीट्स। तो ये आप अच्छी तरह कर लेना प्लीज़। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट द कैंटिलीवर की वाइब्रेशंस कैसी होती हैं, फोर्स वाइब्रेशंस क्या है, फ्री वाइब्रेशंस कैसी हैं, रेजोनेंट वाइब्रेशंस कैसी होती हैं। थैंक यू क्लास।